जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम करने वाले हैं गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय जो कि स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इससे पहले हम टाप प्रत्यय और मतु प्रत्यय, त्व, तल और ठक प्रत्यय आदि प्रत्यय कर चुके हैं। आशा है आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं गीप प्रत्यय की तरफ। गीप प्रत्यय जिसका हमारा पहला सूत्र है, क्या है? ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अर्थात री और न अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है? गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। मतलब एक आराम से समझते हैं इसको। क्या कहते हैं? कहते हैं जिन शब्दों के अंत में री हो अथवा क्या हो, न हो, उन शब्दों को, कौन से शब्दों को? पुल्लिंग शब्दों को। उन पुल्लिंग शब्दों को यदि हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? उन शब्दों के अंत में गीप प्रत्यय लगाते हैं और गीप प्रत्यय लगाकर उन पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदल लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं गीप प्रत्यय में ग और प, है ना, इन दोनों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। मतलब अर्थात इनका लोप हो जाता है। इत संज्ञा, इत संज्ञा क्या होती है? जब भी किसी प्रत्यय में किसी वर्ण की इत संज्ञा होती है तो क्या होता है? नियम के अनुसार उसका लोप हो जाता है। तो उसके लोप होने को ही हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा होना। जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा ही होगा। अब क्या कहते हैं? और ई शेष रहता है। इसका मतलब गीप प्रत्यय, क्या नाम है इसका? बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं इसको? डीप प्रत्यय। डीप नहीं है, क्या है? गीप प्रत्यय। तो गीप प्रत्यय में ग और पा की हो गई संज्ञा और शेष क्या बचा हमारा? बड़ी ई। ठीक है, अब विशेष, क्या कहते हैं? विशेष, इसको भी समझते हैं। कहते हैं जिन शब्दों के अंत में री होता है, मतलब जो भी ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में री होता है तो क्या होता है? उसका री जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, दोनों में से जो भी शब्द हमारे सामने है जिसमें हमें क्या करना है? गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना है, उसमें क्या होगा? जो री होगा वो र में बदल जाएगा नियम के अनुसार। ठीक है, अब इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे कर्तृधन गीप। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। हाँ, कर्तृधन और क्या है? गीप। ठीक, अब नियम के अनुसार क्या है? ग और प, इन दोनों की हो गई इत संज्ञा और शेष क्या बचा हमारा? शेष बचा हमारा ई। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या नियम है? ये कहते हैं जिसके अंत में री होता है उसका जो री है वो र में बदल जाता है। इसका मतलब ये जो री है ये किस में बदल जाएगा? किसमें? र में। तो क्या बचेगा यहाँ पर? क्या बन जाएगा? शब्द, शब्द बन जाएगा कर्तृ, है ना। त में र मिल गया तो क्या बना? कर्तृ। और सामने क्या है इसके? गीप प्रत्यय का ई, और शब्द क्या बनेगा हमारा? कर्त्री। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से समझे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, जैसे कर्तृधन गीप, तो ग और पा इन दोनों की हुई इत संज्ञा। इत संज्ञा होने के बाद इनका लोप हो गया और लोप होने के बाद जो शेष बचा, क्या बचा? बड़ी ई, है ना। जो शेष बचा उसको हमने नीचे ले लिया। अब नियम के अनुसार ये जो री था ये र में परिवर्तित हो गया। अब ये र जब यहाँ पर त हमारा बचा हुआ है और इस त में हमने इसको मिलाया तो शब्द क्या बन गया हमारा? कर्तृ। और सामने है ई, और जब कर्तृ में हम ई मिलाएंगे तो बनेगा कर्त्री। ठीक, आइए और उदाहरण देखते हैं।
जैसे अभिनेत्र धन गीप। अब देखिए गीप के ग और प इसकी हो गई इत संज्ञा, तो यहाँ पर शेष बच गया ई। अब यहाँ पर क्या है, ये जो री है ये र में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? हम्म अभिनेत्र, अभिनेत्र धन ई, तो क्या बना? अभिनेत्री। अभिनेत्री किसको कहते हैं? हीरोइन जो मूवीज में होती है ना, अभिनेत्री, जो क्या करती हैं? अभिनय करती हैं। ठीक है। इसी तरह से दात्री धन गीप, नियम के अनुसार ग और पा की इत संज्ञा, और दात्री ये किस में बदल जाएगा? दात्र बन जाएगा इसका, है ना। और सामने बचा हमारा ई, तो शब्द बना दात्री। धात्री धन गीप, तो धात्री का बन गया नियम के अनुसार धात्र, क्योंकि ये जो री है ये बदल गया र में, और र जब मिला ता में तो बन गया त्र। और सामने क्या है? गा और पा की इत संज्ञा, सामने है ई, तो क्या बनेगा? धात्री। इसी तरह से भर्तृ धन गीप, तो भर्तृ का क्या बन जाएगा? भर्त्र, और सामने है ई, तो क्या बनेगा? भर्तृ। ठीक है। अब ये तो थे हमारे रिकारांत वाले, जिनका कि हमने क्या किया? उदाहरण और इसकी जो व्याख्या थी वो समझी। अब आ जाते हैं दूसरा, अर्थात नकारांत वाले जो शब्द हैं उनके तरफ। तो कहते हैं वादिन धन गीप, तो यहाँ पर क्या है? ग और पा की इत संज्ञा, ये जो न हलंत है, ये जो हमारा ई बचता है, ये हमारा इसमें मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा वादिनी। इसका हलंत समाप्त हो जाएगा, और जो ये ई है ये इसमें मिलकर इसको पूरा भी कर देगा, शब्द बन जाएगा वादिनी। इसी तरह से ज्ञानिन धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, और शब्द बना ज्ञानिनी। ठीक। फिर साहसिन, साहसिन धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, शब्द बना साहसिनी। ठीक है। और सुखिन धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, और शब्द बन जाएगा हमारा सुखिनी। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे। थोड़े से और उदाहरण हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए ज्यादा से उदाहरण इसलिए लिए हैं ताकि आपका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो सके। परीक्षा का समय है, इसलिए जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए दंडिन धन गीप, नियम वही है, गा और पा की इत संज्ञा, और दंडिन धन गीप सामने है ई, और दंडिन में ई मिलाया, शब्द बना दंडिनी। तेजस्विन धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, शब्द बना तेजस्विनी। ठीक है। तपस्विन धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, और शब्द बना हमारा तपस्विनी। ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है? कहता है द्विगोहो। द्विगोहो क्या कहता है नियम? कहता है अ अंत वाले द्विगु समास से युक्त पदों से, मतलब ऐसे पद जो कि द्विगु समास के हों। पहला कंडीशन क्या है? ऐसे पद जो द्विगु समास के हों। और क्या है दूसरी कंडीशन? कि उनके अंत में अ होना चाहिए। ये दो नियम है। ठीक है। क्या? कि एक तो वो द्विगु समास के हों और उनके अंत में अ हो। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं क्या है, वो क्या होता है? ऐसे पदों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। मतलब ऐसे पदों से जब हम उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, तो क्या होता है? वहां पर गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब ये भी समझ लेते हैं। देखिए त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, ये तो है द्विगु समास, इसको सिर्फ समझने के लिए लिखा है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो क्या हुआ? त्रिलोक, तीन लोगों का समूह। द्विगु समास क्या कहता है? पहला शब्द संख्यावाची है ना, तो त्रिलोक। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, लेकिन तीनों लोगों का जो स्वामी होगा उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? तीनों लोगों का स्वामी बताने के लिए ग और पा की इत संज्ञा, और क्या बन जाएगा? त्रिलोकी, जो तीनों लोगों का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है त्रिलोकी। ठीक है। आगे देखते हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः,
8 अध्यायों का समूह अर्थात अष्टाध्याय। जहां पर भी 8 अध्याय हैं वहां पर क्या है, 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाता है, अष्टाध्यायी कहलाता है। ये हो गया द्विगु समास। लेकिन अब क्या है, इसका हमें जब स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें गी प्रत्यय, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बन जाएगा अष्टाध्यायी। क्या है अष्टाध्यायी, क्या है, संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम पुस्तक है अष्टाध्यायी। जिसने इसको पढ़ लिया समझो संस्कृत में पारंगत हो गया। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ना। तो उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। ये तो था 8 अध्याय, लेकिन उस 8 अध्यायों वाली जो पुस्तक है उसको कहते हैं अष्टाध्यायी, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टिड्ढाण द्वयस, ये अगला सूत्र है। क्या कहता है ये सूत्र, कहते हैं टित शब्दों से तथा ढ और अण आदि प्रत्ययों से निष्पन्न जो शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। मतलब ऐसे पद जो कि या तो वो टित हो, टित मतलब जिनमें ट की इत संज्ञा हुई हो और ट का लोप हो गया हो, या फिर ढ और अण आदि प्रत्ययों से बने हुए हों। ऐसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं या नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उनसे जब हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो वहां पर भी गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब ये टित तो ढ और अण प्रत्यय आप लोगों ने तो अभी तक पढ़ा नहीं है, पता भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप इसके उदाहरणों को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय भले ही आपके सिलेबस में ना हो लेकिन आपके सिलेबस में गीप प्रत्यय तो है ना। तो इसको समझ लीजिए आप कि गीप प्रत्यय लगाकर हम कैसे और शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये समझ लीजिएगा। उदाहरण ध्यान से समझिएगा। पेपर में कभी भी आपसे नियम नहीं पूछे जाते, पेपर में कभी भी आपसे सूत्र नहीं पूछे जाते, प्रत्ययों में तो खासकर कभी भी सूत्र नहीं पूछे जाते। और जो व्याख्या आपको करके दिखाई जाती है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है, पेपर में उसकी भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समझना जरूरी है। इसलिए इन उदाहरणों को आप बहुत अच्छे से और ध्यान से समझ लें, क्योंकि वहां पर उदाहरण ही आएंगे, वाक्यों में आ सकते हैं या सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं, जिस भी रूप में पूछे जाएंगे, लेकिन शब्द जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कुरुचर धन गीप, तो क्या होगा, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बन जाएगा कुरुचरी। नद धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बनेगा नदी। देवधन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बनेगा देवी, है ना। और पार्वत धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बन जाएगा पार्वती। कुंभकार धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बनेगा कुंभकारी। कुंभकार किसको कहते हैं, कुंभकार जो घड़े आदि बनाते हैं, मतलब कुम्हार, है ना। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर शब्द आया ना कुंभकारी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुम्हार की पत्नी, इसका मतलब ये है कुंभकारी माने घड़े आदि को बनाने वाली कुम्हारी, जो खुद काम करती है, जो खुद घड़े आदि को बनाती है। उसकी पत्नी को कुम्हारी नहीं, उसकी पत्नी को कुंभकारी नहीं कहते, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, आगे का जो सूत्र है हमारा वो है उगितश्च। क्या कहते हैं, कहते हैं जिन प्रत्ययों से उ और री वर्ण का लोप हुआ हो। उ और री वर्ण का लोप किसमें हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा है, उ का लोप किसमें हुआ है, मतुप में हुआ है। और री का लोप अधिकतर क्षत्रि प्रत्यय में भी होता है ना। क्षत्रि में तो होता ही होता है, और भी प्रत्ययों में होता होगा, लेकिन क्षत्रि में तो है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, कहते हैं उन शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। मतलब जिन प्रत्ययों में उ और री की इत संज्ञा हुई है और इत संज्ञा होने के बाद जिनका लोप हो गया है, उन शब्दों से यदि हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर भी गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
अब जो गीप प्रत्यय है उसका नियम तो वही है हमारा, क्या है, ग और पा की इत संज्ञा हो जाती है और जो बड़ी ई है वो शेष बच जाता है। अब देखते हैं जैसे श्रीमत, ये उदाहरण हमने मतु प्रत्यय में भी किया है ना। श्रीमत धन गीप, तो यहाँ पर क्या हुआ, गीप प्रत्यय के गा और पा की इत संज्ञा हो गई, शेष बचा ई और शब्द बना श्रीमती। ठीक है, बुद्धिमत धन गीप, गा और पा की इत संज्ञा, शेष बचा ई और शब्द बना बुद्धिमती। तो ये तो क्या था, ये था हमारा संज्ञा शब्द। लेकिन धातुओं में क्या होता है, धातुओं में जब हम गीप प्रत्यय लगाते हैं तो धातुओं में क्षत्रि प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं उनमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गीप प्रत्यय का ई तो लगाते ही हैं, लेकिन उसमें संस्कृत के कुछ नियमों के अनुसार न का आगम भी होता है। जैसे गच्छत धन गीप, तो ग और पा की इत संज्ञा, शब्द बचा हमारा यहाँ पर ई, लेकिन जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा गच्छन्ति। गच्छन्ति बालिका, जाती हुई लड़की, एक वचन में गच्छन्ति, है ना। यहाँ पर क्या है, न का आगम हुआ है नियम के अनुसार। और भी भवत धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बना भवंती, है ना। यहाँ पर भी क्या है, न का आगम हुआ है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ई का तो हुआ ही है, गीप का ई तो आया ही है, लेकिन व्याकरण के कुछ नियमों के अनुसार यहाँ पर न का भी आगम होता है। जैसे पठत धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा, शब्द बनता है पठंती। ठीक, दिव्यत, दिव्यत में क्या होगा, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बनेगा दिव्यंती। चलत, ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बनेगा चलंती। चलंती बालिका, चलती हुई बालिका, है ना। चलंतीम बालिकाम पश्य, चलती हुई बालिका को देखो, वाक्य बन जाता है ना। चलिए अगला सूत्र देखते हैं क्या है। कहते हैं वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे माने मतलब समझते हैं इसको, प्रथम वय मतलब उम्र का जो वाचक शब्द होते हैं उनके बारे में कहा गया है। प्रथम वय वाचक अकारांत शब्दों से, मतलब उम्र के जो वाचक शब्द होते हैं उनसे क्या होता है, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। जब उनका हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो वहां पर भी गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे किशोर धन गीप, तो ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बना किशोरी। किसे कहते हैं किशोरी, किसे कहते हैं किशोरी, एक वो अवस्था होती है ना जब बाल्यावस्था से बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और युवा अवस्था तक पहुंचा नहीं है ना, तो उसको कहते हैं किशोरावस्था, है ना, टीन एज जिसको बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, किशोर और किशोरी। तो किशोर शब्द है पुल्लिंग और कन्या के लिए, लड़की के लिए हम प्रयोग करते हैं किशोरी। तो यहाँ पर भी गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब कुमार, और इसमें क्या हुआ, गीप प्रत्यय ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बन जाता है कुमारी, कन्या के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा गीप प्रत्यय, उसके नियमों को पढ़ा, उसके उदाहरणों को समझा और उसके विभिन्न स्वरूपों को जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।